हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स। अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसके अंदर क्या क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज़, ठीक है। उसके साथ साथ हमने यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज को और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। एक डिस्क अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप नॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे हम सॉलिड एंगल को? जनरल लाइफ में हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। कभी आपने आइसक्रीम का कोन देखा है? आइसक्रीम का कोन देखे हो ना, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या वो एंगल प्लेनर एंगल की तरह है या फिर अलग है? वो प्लेनर एंगल से डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है? जो हम एंगल लेते हैं उसके अंदर प्लेनर एंगल में, तो हम क्या करते हैं, दो लाइंस जो एक प्लेन पे एंगल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेनर एंगल। क्या उस टाइम जो आइसक्रीम कोन में जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। क्या? क्योंकि ये क्या था, एक प्लेन पे है, उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो 3 डायमेंशन में होता है एंगल कम्प्लीटली, ठीक है। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। जनरली अगर मैं एक सिंपल पॉइंट के बारे में बात करूं कि एक पॉइंट पे कम्प्लीटली सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो किसके इक्वल होती है? 4 पाई के इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट पे प्लेनर एंगल के बारे में बात करूं तो प्लेनर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों का एग्जांपल दे रखा है कि सॉलिड एंगल कहाँ पे होता है और प्लेनर एंगल क्या होता है, ठीक है। अब हम जस्ट जैसे हमने प्लेनर एंगल को डिफाइन किया था वैसे ही हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्लेनर एंगल के लिए हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। जब हमें सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना होता है किसी एक पॉइंट का, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से किसी भी एक रेडियस का स्फीयर पास कराते हैं, एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। फिर हम देखते हैं वो स्फीयर उस पॉइंट पे कंप्लीटली कितना एंगल बना रहा है। तुम इमेजिन कर सकते हो एक बॉल के अंदर एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के चारों साइड 3 डायमेंशन में एंगल बन रहा होगा, जैसे एक आइसक्रीम कोन के अंदर बन रहा है। उसी एंगल की वैल्यू कितनी है टोटल? 4 पाई, ठीक है। तो जनरली अगर स्मॉल आर्क, मान लो कि इस छोटे से सेक्शन की वजह से फाइंड आउट करना होगा सॉलिड एंगल, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से सेक्शन के लिए पहले हम क्या ले लेते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब हम स्फीयर लेंगे तो यहाँ पे एक एरिया आएगा, जैसे ये स्फीयर का एक पार्ट होगा, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एरिया सब्टेंड करेगा। तो इस केस में सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करेंगे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल हम यहाँ से भी स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सॉलिड एंगल है ये रेडियस के इंडिपेंडेंट है, ये दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, और यही चीज़ इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाती है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, जैसे प्लेनर एंगल का कोई डायमेंशन नहीं था, वैसे इसका भी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होगा। तुम ऐसे भी देख सकते हो, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट लेंथ स्क्वायर, दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली हम क्या करते हैं, जैसे आर्क लेंथ, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्मॉल ये लेंथ दे रखा है एल, तो हर पॉइंट पे एल फाइंड आउट करना जो होगा वो क्या होता है? टिपिकल होता है। जनरली हमें पता है टोटल कंप्लीट सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई आर होती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 20 डिग्री पे बताओ ये सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे? दैट्स टिपिकल। लाइक किसी भी एंगल पे अगर फाइंड आउट करने को, तो हमें फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल एंगल लेके चलते हैं। जैसे ये जो हमने थीटा लिया, इस थीटा को हम काफ़ी स्मॉल कर देते हैं। स्मॉल करने पर ये जो आर्क होता है वो क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे, देखो अगर ये थीटा काफ़ी स्मॉल हो, ये काफ़ी स्मॉल है, तो ये जो हमारे पास आर्क बन रहा है ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव होने लगता है। तो हमने इसका थोड़ा सा जूम व्यू लिया, ठीक है। तो हमने स्मॉल एंगल लिया इस केस में, तो यहाँ पे ये एक लेंथ डेल्टा एल, इस केस में वापस से हम इस स्मॉल एंगल को क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा को डेल्टा एल अपॉन आर। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लेनर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस केस में ये लेंथ इस रेडियस के साथ अभी कितना परपेंडिकुलर, दोनों डायरेक्शन सेम है। एल का डायरेक्शन हम बेसिकली क्या लेके चलते हैं? आर का डायरेक्शन ये रहा और एल का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन क्या होगा अगर ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, जैसे आर इस डायरेक्शन में और एल का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल हमने क्या सपोज किया यहाँ पे? अल्फा। हमें अगर यहाँ पे थीटा डेल्टा थीटा फाइंड आउट करना होगा तो हमें कौन सा ये लेना पड़ेगा? लाइन, ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी जो आर के इक्वल है स्मॉल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस वाले लेंथ का ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और इस कंपोनेंट को हम किससे डिफाइन करें? ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। तो इस एंगल का अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा एल कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे स्मॉल एंगल फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एल कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम स्मॉल एंगल ले लें किसमें, सॉलिड एंगल के केस में, तो नॉर्मली स्मॉल सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो स्मॉल एरिया फॉर्म करेगा अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये सरफेस एरिया इस रेडियस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया का डायरेक्शन है और ये रेडियस का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो यहाँ भी हम कैसे डिफाइन करेंगे स्मॉल सॉलिड एंगल को, डेल्टा एस, इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे वापस से, कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम स्मॉल सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। और कंप्लीट सॉलिड एंगल की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे कितनी होती है, 4 पाई के इक्वल होती है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ये हम इसलिए डिराइव किए हैं क्योंकि हमें जो गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या स्टेट करते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है उसकी वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q क्या है, इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। दैट मीन्स इस क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे ये Q चार्ज प्लेस्ड है, सरफेस 3 डायमेंशन में भी, ठीक है। Q चार्ज इनक्लोज्ड है, अब इसके अंदर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई चारों साइड, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी सरफेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ से बहुत सरफेस से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इसके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने पास हो रहे हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स की वैल्यू लिखें, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सर्कुलेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है, लाइन सरफेस इंटीग्रल, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो ये एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिए, हम एक रैंडम क्लोज सरफेस को लेके चलते हैं, लाइक सपोज दिस वन इज अ क्लोज सरफेस, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे एक Q चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ से हम पहले, अब देखो ये रैंडम सरफेस है, अब ये सिमेट्रिकल तो है नहीं कंप्लीटली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जब भी कभी रैंडम सरफेस आते हैं, इस तरह के सरफेसेस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, फिर उसके कंप्लीट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है। तो हम सिंपली हम एक पोर्शन लेके चलते हैं यहाँ पे, स्मॉल पोर्शन, यहाँ पे रेडियस इस डायरेक्शन में था, ठीक है। और सपोज करो सरफेस जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सरफेस कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस ये रेडियस का डायरेक्शन ये हुआ, सरफेस का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में रेडियस था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से रिलीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर जो ये लाइन जा रही है इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा और सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा, हमने इसको डेल्टा एस सपोज कर लिया है, डेल्टा एस। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स इक्वल्स टू सर्कुलेशन ऑफ ई डॉट डी एस, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अब ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे ओपन करते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में क्या है ये डी एस कॉस थीटा। के क्यू कॉन्स्टेंट है, के क्यू कॉन्स्टेंट है, तो के क्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, सर्कुलेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ऐसा ही कुछ टर्म हमने पहले देख रखा है, दैट इज a small solid angle subtended by this small surface, ठीक है। अगर इस कंप्लीटली को इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स ये कंप्लीट सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे कितना एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू आएगी, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 4 पाई के इक्वल होती है। हमने जस्ट बात किया था किसी एक पॉइंट पे किसी सॉलिड की वजह से जो कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, 4 पाई के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कंप्लीटली, 4 पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू 4 पाई। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ये क्या है 4 पाई क्यू, ठीक है। 4 पाई कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है क्यू, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होती है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, ठीक है।